दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो कि क्रिमिनल अपील 186 सन 2018 पर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी आपराधिक मामले में गवाह पक्षद्रोह हो जाते हैं, तब भी उनके द्वारा पूर्व में दिए गए साक्ष्य को मिटाया नहीं जा सकता और वह दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हो सकते हैं, यदि एक बार यह साबित हो जाए कि वे स्वाभाविक एवं स्वतंत्र गवाह थे। दोस्तों, यहाँ तक कानूनी बात हुई। हम चर्चा इससे भी आगे करेंगे, क्योंकि जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही दिल दहला देने वाली, बहुत ही निर्मम घटना, जिसमें एक ही रात में 3 नौजवान बच्चों की गांव की पंचायत द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मथुरा जिले के गांव महाराना, जो कि थाना बरसाने के अंतर्गत आता है। पहले हम घटना के बैकड्रॉप में चले जाएं, फिर आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। जब आप तथ्य को जानेंगे, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई हम सभ्य समाज में रहते हैं, क्या हम अपने आप को सभ्य कहलाने लायक हैं, क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं भी या नहीं। दोस्तों, ये घटना 21 मार्च 1991 की है। गांव महाराने की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ गांव से चली जाती है या भाग जाती है। 24 मार्च 1991 को ये तीनों गांव में वापस आ जाते हैं। क्योंकि जो लड़की थी वह दबंग किस्म की जाति के लोगों की थी, बरादरी से आती है, और दोनों लड़के ये पिछड़ी जाति से आते हैं। मैं यहाँ किसी की जाति या नाम नहीं लूँगा, जजमेंट में सब कुछ स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। जजमेंट आपको मिल जाएगा, आप उसमें स्वयं भी पढ़ सकते हैं। 26 मार्च 1991 को, चूंकि गांव में गहमा गहमी तो 21 मार्च से ही हो गई होगी, किस तरह का माहौल रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। 26 मार्च 1991 को गांव वालों ने निर्णय किया कि एक पंचायत की जाएगी। रात 9 बजे पंचायत शुरू हुई। उसी पंचायत में उन दोनों लड़कों के माता पिता और जो भी रिश्तेदार उनके आसपास थे, उनको, लड़की और लड़की के माता पिता को जबरन पंचायत के समक्ष लाया गया। 27 मार्च 1991 की सुबह 5 बजे तक यह पंचायत चलती रही। जिस समय इन दोनों लड़कों को लाया गया, गांव के लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। एक लड़के को तो सारी रात कमरे में उल्टा लटका दिया गया। सुबह पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया। पंचायत ने कहा कि इन तीनों को ही फांसी पर लटका दिया जाए, यानी कि लड़की और दोनों लड़कों को फांसी पर लटका दिया जाए। यह भी कहा कि इनकी मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और अंतिम संस्कार होने तक यह फरमान जारी किया गया था 26 मार्च की ही रात को, कि 26 मार्च 1991 की रात से लेकर 27 मार्च की सुबह तब तक, जब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, गांव से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई व्यक्ति गांव के अंदर आएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये पंचायत पूरी रात जरूर चली, लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया गया था कि इनको फांसी की ही सजा देनी है। यही नहीं, दिल दहला देने वाली बातें अभी मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। दोनों लड़कों के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनमें आग लगाई गई, उनको उल्टा टांगा गया, और यूं ही नहीं टांगा गया बल्कि तीनों के माता पिता से कहा गया कि आप इनके गले में फांसी का फंदा डालें और इसको खींचें। जिनकी लड़की थी, क्योंकि उनकी तो नाक कट गई थी, इसलिए उन्होंने तो शायद ये काम तुरंत फुरत कर दिया, या जैसे किया माता पिता ही जान सकते हैं। लेकिन लड़कों के माता पिता ने यह कार्य करने से मना कर दिया, और दुनिया का कोई भी माँ बाप होगा तो वह किस तरह से अपने बच्चों को फांसी पर झुलाएगा, भरी पंचायत के बीच में, यह कल्पना से परे है। जब उन्होंने मना किया तब उनके साथ भी मारपीट की गई और जबरन उनके हाथ में रस्सी का फंदा पकड़ाया गया और उनसे कहा गया कि इसे खींचो। उन्होंने रस्सी का फंदा खींचा। जैसा कि मैंने बताया, गांव से किसी को भी बाहर जाने की, ये गांव में आने की अनुमति नहीं थी। गांव के ही लोगों द्वारा पहरा भी दिया गया। लेकिन इन बिटवीन
एक व्यक्ति जो कि बाद में पब्लिक विटनेस 15 बना, अमीचंद, जो कि मृतक का चाचा था, वो इसी गांव में इन अपराधियों में से, आरोपियों में से एक मंगटू उसकी माता के 13वीं के भोज में आया हुआ था। वह किसी तरह गांव से बाहर निकल गया और सीधा बरसाना थाना पहुंचा। बरसाना थाना जाकर उसने घटना बताई। थाने ने यहाँ पर तत्परता दिखाई और एसआई केपी सिंह राठी गांव पहुंचे। जैसे ही वे गांव पहुंचे तो उन्होंने चिताओं को जलते हुए देखा। अध जले शव को उन्होंने बरामद किया। मृतक की लुंगी और घड़ी बरामद की। अमीचंद ने 15 लोगों के नाम बताए, 34 लोगों के नाम बताए, जिनमें से 15 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ नाम इन्होंने बाद में बताए। इस तरह से कुल 54 लोगों को इस निर्मम घटना के लिए अपराधी बनाया गया। मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश द्वारा ट्रायल को स्टे कर दिया। 6 वर्षों के लिए 1992 से लेकर 1998 तक यह मुकदमा स्थगित रहा। स्टे होने से पहले PW14 जो कि एक मृतक लड़के की मां थी, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका था। उसने अपने बयान में घटना को क्रमबद्ध तरीके से बताया। उसने बताया कि गांव के कुछ लोग मेरे बेटे को जबरन घसीट कर ले गए, मैं भी उनके पीछे पीछे गई। तब उसको एक कमरे में ले जाकर उल्टा टांग दिया गया। मैं रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरा किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया, मुझसे देखा नहीं गया। मैं वापस अपने घर आ गई। सुबह गांव के ही एक व्यक्ति ने लड़के की माता को बताया कि गांव वाले तुम्हारे बेटे को फांसी लगा रहे हैं। वह फिर अपने पति के साथ वहां दौड़ चली। अमीचंद पहले से ही वहां मौजूद थे और उनके 2 भाई भी वहां मौजूद थे मृतकों के, जिन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि हमें सारी रात एक ही जगह बैठाए रखा गया, 1 इंच भी नहीं हिलने दिया गया। 1998 में जब स्टे खत्म हुआ और ट्रायल दोबारा शुरू हुआ, प्रोसिक्यूशन के 20 विटनेस में से 12 विटनेस पक्षद्रोह हो गए। 12 विटनेस के पक्षद्रोह होने के बाद भी सेशन कोर्ट ने अपराधियों को सजा सुनाई और 35 अपराधियों का कन्विक्शन हुआ। 35 का क्यों हुआ? 54 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, इनमें से कुछ जुनाइल डिक्लेयर हुए और कुछ की मृत्यु हो गई। 39 का ट्रायल चला, जिनमें से 4 की मौत हो गई और अंतिम निर्णय आने तक, जो कि 26/11/2021 को आया सेशन कोर्ट से, 35 लोगों का कन्विक्शन हुआ, जिसमें 8 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। ये लोग हाई कोर्ट अपील में गए। हाई कोर्ट ने 2 लोगों को बरी कर दिया और 33 लोगों को सजा सुनाई। उनकी सजा बरकरार रखी जो सेशन कोर्ट ने सुनाई थी। लाइफ टर्म, टिल डेथ लाइफ टर्म सेशन कोर्ट ने सजा दिया था, उनको कन्विक्शन दिया था, वो बरकरार रखा। लेकिन साथ ही सेशन कोर्ट ने 8 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई थी, उसको हाई कोर्ट ने बदलकर लाइफ टर्म में कन्विक्ट कर दिया। यानी कि अब सभी 30 लोगों को लाइफ टर्म की सजा दी गई हाई कोर्ट के द्वारा। इससे भी ये लोग व्यथित हुए और सुप्रीम कोर्ट आए, जहां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील नंबर 186 सन 2018 अलग अलग अपराधी द्वारा अलग अलग अपील की गई। कुल 8 अपील की गई थी, 186, 187, 188, इस तरह से कुल 8 अपील थी। ये अपील संख्या 186/2018 जो कि हरी एंड अदर्स नाम स्टेट ऑफ यूपी द्वारा दायर की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो कि जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की बेंच के समक्ष प्रस्तुत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अपहेल्ड किया, यानी कि उनकी सजा को बरकरार रखा। साथ ही चूंकि हाई कोर्ट ने 8 लोगों की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को लाइफ टर्म में तब्दील कर दिया था, उसको भी उसने ज्यों का त्यों रखा, उसमें भी हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था
कि भले ही पक्षधरोह गवाह हैं, लेकिन उन्होंने जो पूर्व में बयान दिए हैं वह दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हो सकते हैं अगर यह साबित हो जाता है कि वह स्वतंत्र गवाह हैं और स्वाभाविक गवाह हैं। जिन मुलजमान के नाम ले रहे हैं उनको फंसाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी जिसमें गांव के करीब करीब सभी लोग शामिल रहे होंगे। कुछ अपराधियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया कि वह केवल पंचायत होती हुई देख रहे थे, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया, ना तो उन्होंने किसी को के साथ मारपीट की है, ना ही उन्होंने किसी को फांसी के फंदे पर झुलाया है। तो उनको इस केस में बरी कर दिया जाए, उनको सज़ा ना सुनाई जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 149 आईपीसी को एक्सप्लेन किया और कहा कि जो भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है वो बराबर का शरीक है, बराबर का भागीदार है। मैं भी पढ़ देता हूँ। सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी क्या कहती है? एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो चीजें हैं। अगर कहीं पर अनलॉफुल असेंबली है और आप वहां पर उसमें दोषी नहीं हैं, आप उसके भागीदार नहीं हैं, या तो आप उस अपराध को होते हुए रोकते, आपने अपराध को होते हुए नहीं रोका तो आपको वहां से हट जाना चाहिए था। ना तो आपने अपराध को होते हुए रोका और ना ही वहां से आप हटे, इसलिए आप भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, जिस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूं 27 मार्च 1991 को हुई, ये एफआईआर सेक्शन 147, 302, 323, 324, सेक्शन 201 रीड विद 149 आईपीसी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 10 ऑफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यहाँ इस केस में कुछ बातें हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती है पुलिस के पार्ट पर या अदालतों के पार्ट पर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें खलती हैं, जो महसूस कराती हैं, कुछ सवाल पैदा होते हैं। अगर हम इस घटना को हीरो और विलेन के रूप में तब्दील करके देखा जाए कि किसने हीरो का रोल प्ले किया और किसने विलेन का रोल प्ले किया, तो स्पष्ट होता है कि नंबर 1 पर अमीचंद, जो कि एक कमज़ोर जाति का व्यक्ति था, दूसरे गांव से आया हुआ था, जिसने इस घटना को साक्षात अपनी आंखों से देखा। उसके बाद भी वहाँ से बचकर भाग निकला और जाकर थाने में उसने पूरी घटना को बताया और पुलिस के साथ वापस गाँव में आया। ये उसकी एक बहादुरी थी। दूसरे SI कृपाल सिंह, SI कृपाल सिंह की भी प्रशंसा करनी होगी। सन 1991 की बात है, जब मीडिया और सोशल मीडिया और इतना टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं था, तब तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा टाल मटोल भी कर सकते थे। अमीचंद भी ये SI कृपाल सिंह भी कर सकते थे, कृपाल सिंह राठी की, लेकिन उन्होंने टाल मटोल ना करके तुरंत अमीचंद की बात पर विश्वास करते हुए गाँव में आए और घटना से लोगों को गिरफ्तार किया। हुकुम सिंह, जो कि मृतक का भाई है, श्रीमती शांति देवी, ये मृतक की माता है दूसरे मृतक की, और विश्राम मृतक का भाई। केवल ये 4, बल्कि SI कृपाल सिंह राठी को भी अगर अलग करके चलें, उस गांव में जो वहाँ मौजूद थे उनमें से केवल 4 विटनेस बाकी बचे, बाकी हॉस्टाइल हो गए, या पुलिस के विटनेस थे या डॉक्टर वगैरह रहे होंगे, क्योंकि 20 में से 12 हॉस्टाइल हो गए, 8 बचे और 8 में से 4 मौके के गवाह थे। इनमें भी जो शांति देवी है, मृतक लड़के की माँ, वह भी हॉस्टाइल हो गई थी एग्जामिनेशन चीफ के बाद। विश्राम और हुकुम सिंह ये भी हॉस्टाइल हुए, लेकिन बाद में जब इनको बुलाया गया ट्रायल के लिए तब इन्होंने प्रोसिक्यूशन का ही सपोर्ट किया। अब आते हैं उन सवाल के ऊपर जो यहाँ पर हमें अंदर से कुरेद रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कहा जाता है जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। इस मुकदमे में सेशन कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय आने में कुल 30 साल और 7 या 8 महीने लगे। 8 महीने, 30 साल 8 महीने की अवधि, और उसमें भी अगर सिर्फ ट्रायल का आप पीरियड देखें
तो ट्रायल होने में ही इसको 20 साल लगे, चूँकि इसमें जो अंतिम जजमेंट ट्रायल कोर्ट का जो कन्विक्शन आया है 26 नवंबर 2021 को आया था, जबकि ये एफआईआर दर्ज हुई थी 27 मार्च 1991। 27 मार्च 1991 से 26/11/2021 14/11/2011 सॉरी 14/11/2011 20 साल 8 महीने सेशन कोर्ट को लगे जजमेंट देने में, और अगले 10 साल फिर ये आगे अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 10 साल इन्होंने यहाँ घुमा दिए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। 54 लोग नेम्ड हुए, कुछ उनमें से जुनाइल, कुछ की डेथ हो गई। 35 का कन्विक्शन हुआ, जिनमें 8 को फांसी की सज़ा हुई, तो उसको हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को लाइफ टर्म में ही तब्दील कर दिया। आगे चलते हैं, हाई कोर्ट द्वारा 2 को बरी कर दिया गया और 33 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट आते हैं, 30 में से 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 33 में से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि 54 के आते आते आधे रह गए। यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेक्शन 149 का ट्रू इंटरप्रिटेशन किया है, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया कि अगर अनलॉफुल असेंबली है और आप वहां पर खड़े हुए हैं तो आप भी अपराधी हैं, क्योंकि आपने घटना को होने दिया, आपने घटना का विरोध नहीं किया, घटना को नहीं रोका, और अगर नहीं रोक पाए तो वहां से हट सकते थे। हटने के बाद आप ये भी हो सकता है कि कहीं इन्फॉर्म भी किया जा सकता था, लेकिन ना तो आप वहां से हटे, ना आपने घटना का विरोध किया, इसलिए आप भी बराबर के अपराधी हैं। अगर सेक्शन 149 को भी मान लिया जाए, तब यहाँ इन्वेस्टिगेशन पर एक सवाल पैदा होता है। वो इन्वेस्टिगेशन टीम, वो पुलिस की टीम जो रात के अंधेरे में, जैसे कि आपने देखा एनडीपीएस एक्ट में देखते हैं, सेक्शन 25 के केस में देखते हैं, या पुलिस पार्टी का 307 का केस होता है उसमें देखते हैं कि वो रात को अंधेरे में देख लेते हैं कि साहब हम वहाँ चेकिंग में खड़े थे, हमने देखा मुखबिर खास से पता चला कि वहाँ से अपराधी आ रहे हैं। मुखबिर खास, वो मुखबिर खास कहाँ चला गया था इस केस में, जब केवल 54 लोगों को ही मुलजिम बनाया गया। जबकि आप जानते हैं जब गाँव में कोई तमाशा होता है तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। एक जेसीबी भी अगर मिट्टी खोदने आ जाए तो सारे गांव के लोग वहां तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते हैं। यहां पर पंचायत हुई, पूरी रात पंचायत चलती है। 26 मार्च रात 9 बजे से 27 मार्च की सुबह 5 बजे तक पंचायत चलती है, और सुबह 8 से 9 बजे के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 54 लोग थे, वहां पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा रही होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि गांव के लोग उस गांव को गार्ड कर रहे थे। 10-20-50 लोग तो उस गांव को गार्ड कर रहे होंगे, जो गांव से ना किसी को बाहर जाने दे रहे थे, ना बाहर से किसी को अंदर आने दे रहे थे। यानी कि आयु महोदय अगर इसका सही से इन्वेस्टिगेशन करते तो इसमें 54 की जगह और बहुत सारे नाम आ सकते थे जिनको छोड़ दिया गया। पहला सवाल। दूसरी बात, इतना संगीन मामला जहां ऊंच और नीच जाति को लेकर ऑनर किलिंग की गई, और उस ऑनर किलिंग की भेंट 3 नौजवान बच्चों को चढ़ा दिया गया, उनको फांसी पर लटका दिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया, उनके माता पिता के साथ मारपीट करी, और तो और माता पिता से उनके गले में फंदा डलवाया गया। ऐसे कौन से फैक्ट रहे होंगे हमें नहीं मालूम, चूंकि फाइल हमारे सामने नहीं, मुकदमा हमारे सामने नहीं है। ऐसे कौन से फैक्ट रहे होंगे जिसमें हाई कोर्ट ने इस केस को 6 साल के लिए स्टे किया। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देता है तो उसमें बहुत सी बार बहुत सख्त टिप्पणियां करता है, तो ये इन जजेस के खिलाफ भी कुछ टिप्पणी आनी चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने इस केस को 6 साल के लिए स्टे कर दिया। नतीजा क्या होता है? सन 92 से जब सन 98 में दोबारा ट्रायल शुरू होता है, 6 साल बाद, प्रोसिक्यूशन के 20 में से 12 गवाह पक्षधर हो जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। तीसरा सवाल, सत्र न्यायालय ने, फिर भी सत्र न्यायालय की तारीफ की जानी चाहिए। गवाह पक्षद्रोह होने के बाद भी उसने सेंटेंस किया और 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। आप
अपनी राय दीजिएगा कि आपकी नज़र में क्या है। मेरा नज़रिया तो यह है, क्या इससे ज़्यादा रेयर केस कोई और हो सकता है? क्या पूरी दुनिया में, पूरी सभ्यता में, जब से संसार बना है, क्या कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा वाकया किसी तानाशाह बादशाह का, किसी आक्रांता का, किसी आतंकवादी का कोई ऐसा केस सामने आया है जब बच्चों के माता पिता से कहा जाए कि इनके गले में फंदा डालिए और इसको खींचिए? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है? जिन 8 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी फांसी की सजा बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय है। ठीक है, उन्होंने क्या तथ्य देखा होगा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर जहां पर केवल 20 प्रोसिक्यूशन विटनेस थे और 4 डिफेंस विटनेस थे, वहां उस केस को निर्णित करने में 20 साल का समय क्यों लगा? 20 में से 6 साल अगर निकाल भी दें स्टे पीरियड के, तब भी 14 साल का समय क्यों लगा? ये गंभीर सवाल है। और इस तरह के निर्णयों में भी अगर न्यायालय द्वारा इस तरह की ढिलाई बरती जाएगी तो वाकई न्याय देने से इनकार करने जैसा ही है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।